सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी धातु रूपों की कक्षा प्रारंभ करेंगे। धातु रूप है, उसमें अनेक प्रकार की धातुएं हैं, जैसे भू, पठ, पच आदि धातुएं। तो मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज विद्यार्थियों हम सभी पठ धातु के बारे में पढ़ेंगे। धातुएं हैं वो कई लिखित परीक्षाओं में और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में भी धातुओं से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार शब्द होते हैं वो सुबंतों से निर्मित होते हैं और क्रियाएं होती है। हिंदी में भी जैसे क्रिया है, राम गांव जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं प्रत्येक भाषा में है। तो संस्कृत में जो क्रिया है उसका मूल है, उसको धातु कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में पदों का ही प्रयोग करना चाहिए। अपदम न प्रयुंजीत, पद बना करके ही प्रयोग करना होगा। इस प्रसंग में हमने सुबंत प्रत्ययों से बहुत सारे शब्द बनाकर देखे। हमने राम शब्द, मूल राम शब्द है, और सुबंत आदि प्रत्यय लगा करके हमने क्या किया, 21 पदों का हमने निष्पन्न किए और उनका प्रयोग भी हमने किया। इसी प्रकार से आज हमारी कक्षा है वो संस्कृत जो विषय है उसमें जो जितनी क्रियाएं हैं, जाता है, खाता है, ये सभी क्रियाओं का अनुवाद कैसे बनता है, कैसे इनके रूप बनते हैं, उसके बारे में ये कक्षा बहुत ही सार्थक रहेगी। विद्यार्थियों, प्रायः देखने में आता है कि विद्यार्थी धातुओं को कंठस्थ करते हैं, पठति, पठतय, पठन्ति रट लेते हैं। उनका पता नहीं है कि इनका प्रयोग कहाँ करना है। बिना प्रयोग के आपका कंठस्थ करना मुझे लगता है निरर्थक ही है। समझ करके आप यदि याद करते हो तो मुझे लगता है कि एक यदि क्रिया को, धातु को यदि आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो उसके समकक्ष जितनी क्रियाएं होती है वह सभी क्रियाएं आप अच्छे से याद कर सकते हैं। प्रस्तुत है आज पठ धातु। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। जैसे हिंदी में एक वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस पढ़ता है, इसका आप अनुवाद कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा धातु, क्योंकि किसी भी क्रिया का मूल होता है धातु। अब पढ़ना जो हिंदी में है उसकी मूल धातु कौन सी है? वो है पठ धातु। अब आप पठ धातु का साक्षात प्रयोग तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि अपदम न प्रयुंजीत है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं इसके बारे में। तो करना क्या होगा? इसका पद बनाना पड़ेगा। तो धातुओं से जो पद बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए हमें चाहिए तिङन्त प्रत्यय। अब आप कहोगे तिङन्त प्रत्यय क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से मूल शब्द से हम पद बना रहे थे, किनकी सहायता से? सुबंत प्रत्ययों की सहायता से, सु औजस आदि प्रत्ययों की सहायता से। उसी प्रकार तिङन्त क्या है? तिङन्त भी प्रत्यय है, जिनकी सहायता से हम क्या बनाएंगे? मूल धातु से पद बनाएंगे, जिनका हम साक्षात अनुवादों में प्रयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तिङन्त प्रत्यय को दो श्रेणी में बांट रखा है। तिप तस झी, सिप थस थ, निप वस मस। उसके बाद में द्वितीय तालिका में तय आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही मही। आप कहोगे कि दो तालिकाओं में क्यों बांट रखा है? क्योंकि शब्दों में तो विभक्तियां थी और एक ही जगह सुप प्रत्यय आ गए। इसमें आने का कारण यह है कि धातुओं के भागत द्वय हो जाते हैं। एक होता है परस्मय पद, एक होता है आत्मनेय पद। क्या अंतर दोनों में? मैं आपको बता देता हूं। मूल धातुएं होती है वो कुछ धातुएं होती है परस्मय पदी धातुएं, कुछ होती है आत्मनेपदी धातुएं। अब परस्मयी जो पद है, परस्मयी जो शब्द है, उसमें चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी का अर्थ के लिए होता है। तो परस्मयी अर्थात पर के लिए, अर्थात दूसरे के लिए,
ठीक है। और आत्मनेपद में आत्मने में भी चतुर्थी विभक्ति है। इसका आत्मा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? स्वयं के लिए। तो आत्मने का अर्थ क्या होगा? स्वयं के लिए, परस्मई दूसरों के लिए। ये सामान्य सा अर्थ है, इसको आप थोड़ा समझिएगा। परस्मई का अर्थ हो गया दूसरों के लिए, आत्मनेपद स्वयं के लिए। अर्थात कुछ ऐसी धातुएं जो केवल स्वयं के लिए होती है उनको बोलते हैं आत्मनेपदी, और कुछ धातुएं दूसरों के लिए होती है उसको परस्मई पदी। थोड़ा सा अंतर आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। परस्मई पद में क्या होता है कि उसका साक्षात प्रभाव उसके शरीर पर नहीं पड़ता है। जैसे राम खाना खाता है। अब यहां पर राम खाना खाता है, इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधा प्रभाव पड़ रहा है भोजन पर। खाना खत्म हो गया तो परस्मई हो गया, तो इसलिए क्या होगा? इसको परस्मई पद बोलेगा। अब राम बढ़ता है या राम सोता है, प्रभाव किस पर पड़ा? राम बढ़ा तो परिवर्तन किस में आया? राम की जो हाइट थी वो ऊपर हो गई, तो परिवर्तन राम स्वयं में आया। इसलिए राम उस क्रिया का प्रयोग, आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग करेगा। कहने का अभिप्राय, एक वाक्य में आपको मैं बताऊं तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि ऐसी क्रिया जिसका साक्षात प्रभाव स्वयं पर पड़ता है उसको आत्मनेपदी क्रिया कहते हैं। और परस्मई पद में क्या होता है? जहां पर जिसका क्रिया का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? परस्मई पदी क्रिया कहते हैं। अस्तु, इसलिए हमने क्या किया विद्यार्थियों? दो भाग इसके किए, परस्मई पद और आत्मनेपद। कुछ धातुएं परस्मई पदी, कुछ धातुएं आत्मनेपदी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर लिखे हुए हैं पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो शब्दों में भी थे, सामान्य सी बात है। एक होगा तो एक वचन, दो होगा तो द्विवचन, बहुत होंगे तो बहुवचन। ये पुरुष क्यों बनाए? वहां विभक्तियां थी, यहां पुरुष है। क्यों? इसलिए विद्यार्थियों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है अस्मद शब्द के साथ में। अस्मद्युत्तम है, ऐसा एक सूत्र है। सीधी भाषा में आपको बताऊं, जो अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, वयम का अर्थ होता है हम सब। ये तीनों शब्दों के साथ में ध्यान रखना, उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। कोई से भी क्रिया, उसका उत्तम पुरुष रिजर्वेटेड है, आरक्षित है। किसके लिए? अहम, आवाम, वयम। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन के लिए, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन के लिए, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए। उसके बाद में जो मध्यम पुरुष है वो त्वम, युवाम, यूयम के लिए आरक्षित है। तो त्वम है, त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। अब जो त्वम है उसका प्रयोग होगा मध्यम पुरुष एक वचन के साथ में। विद्यार्थियों, ये चीजें आपके अनुवाद में बहुत काम आती हैं। हम BA MA कर लेते हैं संस्कृत में, पर हमें अनुवाद का एक वाक्य नहीं बनाना आता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अनुवादों को भी आप सीखते रहे। तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन। समझ में आ रहा है? और बाकी जो बच गए, एक है तो प्रथम पुरुष का एक वचन, दो है तो प्रथम पुरुष का द्विवचन, और बहुत है तो बहुवचन। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको अपने दिमाग में रखना है, अहम के साथ में हमेशा उत्तम पुरुष का एक वचन ही लगाना है। अहम गच्छति मत कर देना, अहम गच्छामि होगा वहां पे। यह आपको ध्यान रखना, अनुवाद में बहुत काम आती है। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों पठ धातु की तरफ, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। सबसे पहले पठ धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन में पठती बनता है। अब ये जो पठती बना, ये टिप प्रत्यय से बना। देखो, रामः बना वो सु प्रत्यय से बना। अब यहां पर जो पठती है वो तिप से बना। याद रखना, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, संसार में जितनी भी धातुएं हैं संस्कृत विषय की, वो सभी प्रथम पुरुष का एक वचन तो तिप प्रत्यय से ही बनेगा। समझ में आ गया? तो पठ प्लस तिप हो गया। समझ में आ गया? अब विद्यार्थियों क्या होता है, मैं आपको एक और थोड़ी सी विशेष बात बताऊंगा कि लकार होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 10 लकार है। ये जब जब लकार आएंगे तब मैं इनका परिचय भी आपको बता दूं। ठीक है?
अब देखो सबसे पहला लकार है वो है लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार। लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। आपने देखा अंग्रेजी में पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है। उसी प्रकार से कौन से समय में कौन से लकार का प्रयोग करना, ये लकारों पर डिपेंड करता है। यदि आपको प्रेजेंट टेंस वाली क्रिया चाहिए तो अंग्रेजी में आप एस या ईएस का प्रयोग लगा रहे थे, राम गोज टू स्कूल कर रहे थे। पर आप संस्कृत में यदि आप पढ़ना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा? आपको लट लकार की शरण में जाना होगा। ठीक है, तो इसमें लट लकार होता है, अर्थात कोई भी मूल धातु होती है ना, उस मूल धातु के ये 10 लकार है, इन 10 लकारों में रूप बनते हैं। देखो कितना विस्तृत है। हिंदी के अंदर तो जाता है, जाता था या जाएगी इतना होता है, पर संस्कृत में कितनी बारीकी से काम किया है क्रियापदों पर। देखिएगा कि जैसे लट लकार है, अब लट लकार में भी परस्मैपदी और आत्मनेपद होगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलो थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे एक वाक्य आया, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपको पता चला ये तो वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल के लिए कौन से लकार का प्रयोग होता है? लट लकार का प्रयोग होता है। तो लट लकार के बारे में पढ़ते हैं। अब पठ धातु का लट लकार है, उसके रूप कैसे चलेंगे? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। अब इनमें से आपको प्रयोग करना है। अब राम न तो अस्मद शब्द में आता है न युष्मद में आता है, राम अकेला है तो क्या होगा? राम है पुस्तकम पठति आएगा। अब आप राम है पुस्तकम पठामी कर दोगे तो गलत होगा, क्योंकि पठामी तो अहम के साथ में आता है। आपको समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए क्या है विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप समझ के करोगे तो आपके अनुवाद में भी काम आएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो लकार है विद्यार्थियों, इनमें से 5 लकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लृट लकार, ये 5 लकार होते हैं। ये जो 5 लकारों के बारे में एक बात बता दूं कि इनमें से लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये चारों लकारों को सार्वधातुक लकार कहा जाता है। सार्वधातुक व्याकरण की भाषा का एक शब्द है, उसको आप इतना ध्यान रखो, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये चारों लकार सार्वधातुक लकार है। अब सार्वधातुक लकार है तो हमें क्या क्या करना होगा? सार्वधातुक लकार होगा तो विद्यार्थियों ऑटोमेटिकली धातु के बाद में ए आएगा। ए, ये शब्द कोई आगम होता है, उससे आप तो ध्यान रखो ए आएगा। उसके बाद में गुण हो जाएगा, ई है तो ऊ कर दो, ई है तो ए कर दो, ऊ है तो ओ, री है तो अर, लृ है तो अल कर दो। समझ में आ रहा? उसके बाद में ए आदि आदेश आदि हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, पठ धातु है और तिप प्रत्यय है। समझ में आ गया? लट लकार सार्वधातु का लकार है, ए आ गया तो पठ में ठे देखो हलंत है, और हलंत वाले ठे में ए मिल गया शप वाला, तो ठे पूरा हो गया। क्या बन गया विद्यार्थियों? पठति पै। पै का याद रखो, जहां पर भी हलंत होता है वहां पे लोप हो जाता है, तो क्या बन गई? पठति बन गया। समझ में आ रहा आपके? अब उसके बाद में पठति, पठत है। अब लोगों को पता नहीं रहता कहाँ विसर्ग आता है, कहाँ विसर्ग नहीं आता है। अब यहाँ पे पठ धातु है और तस प्रत्यय है और बीच में सार्वधातुक लकार लट लकार है, तो ए आ गया तो क्या बना? पठ तस, सह का रुत्व विसर्ग हो गया तो क्या आ गया? पठतः हो गया। पठंती में क्या होता है? जय का अंत आदेश होता है। अब जय का अंत आदेश होता है, प्रत्यय हमारे पास में जी है तो जय का अंत, जी का अंती आदेश हो गया। समझ में आ रहा है ना? पैठ है, ए आ जाएगा शप वाला। देखो ए सब जगह आएगा, जहां जहां पे सार्वधातुक लकार है वहां पे ए आएगा, आप इतना ध्यान रखना। समझ में आ रहा? तो पैठ है, ठे हलंत, उसके बाद में ए आ गया और अंती हो गया, अतो गुण से पररूप कर दिया, पठंती बन गया। देखो कितने सरल बन रहे हैं। उसके बाद में पठसी, पठसी में सिप प्रत्यय, देखो मध्यम पुरुष का एक वचन, पठ धातु सिप प्रत्यय, सिप में से सी बचा, पै हलंत्यम से लोप हो गया, ए बीच में आ गया शप वाला सार्वधातुक लकार है तो क्या बन गया? पैठसी बन गया। उसी प्रकार पैठथ है, अब पैठथ में क्या है? थस प्रत्यय है, पठ धातु है, बीच में ए आ गया, थस में सैकारुत्व विसर्ग हो गया, पैठथ बन गया। समझ में आ गया? आगे देखो मध्यम पुरुष के बहुवचन में थ प्रत्यय है। अब यदि थ प्रत्यय है तो विसर्ग कहां से आएगा? विसर्ग तो आएगा ही नहीं।
अब जो मध्यम पुरुष के द्विवचन में थस का स का विसर्ग है, थ बेचारा अकेला है, तो क्या होगा, पठ धातु थ प्रत्यय बीच में आ गया, पठ थ बन गया, विसर्ग नहीं आया क्योंकि टिप तस झी सिप थस थ प्रत्यय है। उसके बाद में मिप प्रत्यय, मिप में से मी बचा, हलंत का लोप हो गया, पठ प्लस मी बन गया। उसके बाद में क्या होता है विद्यार्थियों, बीच में आ गया शप वाला, पठ प्लस मी बन गया। एक अतो दीर्घो यही नाम का सूत्र है, वो क्या बोलता है कि य व र ल य म गण न झ ब, इतने अक्षर यदि प्रत्यय के बाद में आए तो विद्यार्थियों आपको क्या करना है, पहले वाले अक्षर को दीर्घ करना है। ये सूत्र सब जगह लगेगा, आप ध्यान रखना। तो पठ ए मिल गया, ठ पूरा, पठ प्लस मी बन गया। अब मी का जो मैं है विद्यार्थियों वो यही प्रत्याहार में आता है, इसलिए इसको ठ को दीर्घ कर देंगे, क्या बना, पठामी बन गया। उसके बाद में पठावह विसर्ग है, पठ धातु ए आ गया, पठ प्लस वस बन गया, वह है वो यही में है, इसलिए क्या होगा, दीर्घ हो गया, क्या बना, पठावस सैकारुत्व विसर्ग, पठावह बन गया। पठ, उसके बाद में मस प्रत्यय आएगा उत्तम पुरुष के बहुवचन में, है ना, तो पठ धातु ए शप वाला आ गया, मस में मैं बच गया, सैकारुत्व विसर्ग हो गया, और अतो दीर्घो यही सूत्र है, वो यही प्रत्याहार में मस होने के कारण दीर्घ कर दिया, क्या बन गया, पठामह बन गया। विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यदि आप थोड़ी सी समझ के साथ में याद करो तो आपके, अब बताओ क्या होगा, आपने रट लिया, परीक्षा में जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पठसी पठ थ में विसर्ग है या पठ थ में विसर्ग है। यदि आपको तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस, ये जो मूल जो प्रत्यय है ये याद कर लोगे तो आप सभी बना सकते हो। मान लो मैं आपको पच धातु देता हूं पकाने के अर्थ में, आप रूप सिद्धियां बनाओ, पच प्लस तिप पचती, देखो चय आधा है, उसमें शप वाला ए जा रहा है सीधा, क्योंकि लट लकार है वो सार्वधातुक लकार है, जहां सार्वधातुक वहां ए आएगा। पचति पचतः पचंती पचसी पचतः पचथ पचामी पचावह पचामह। इस प्रकार से विद्यार्थियों पठ धातु का लट लकार पड़ा, इसके प्रयोग आपको अनुवाद में बनाना चाहो, अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह, बिल्कुल। अब अहम के साथ पठती मत लगा देना, पठामी आएगा। उसी प्रकार त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठतः। उसके बाद में जो बच गया, एक बालक बालकः पठति, दो बालक बालकौ पठतः, बहुत सारे बालक बालकाः पठन्ति। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हम सभी ने पठ धातु का लट लकार हमने देखा, मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा। आगे अग्रिम कक्षा में हम पठ धातु के लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे और अनुवादों के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।